हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी जिस अलग अलग सोर्सेज से वो किस प्रकार से धन जो है प्राप्त करते थे, धन कमाते थे। इनमें से सबसे पहले कृषि। कृषि सबसे पुराना व्यवसाय है। प्राचीन सभ्यताओं से ही जो है कृषि का कार्य चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो कृषि करने का कार्य करते थे और उस टाइम पीरियड में जो है गेहूं और जौ की फसल जो है प्रचलित थी। इसके अलावा राई की खेती भी की जाती थी, मटर की खेती भी की जाती थी। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वहां की जो सिंधु नदी है, हर साल वो अपने साथ जो है बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को रोड़ कर लेके आती थी और जिस स्थान पे वो उसे बिछा देती थी, यानी मैदानी इलाकों में उसे बिछा देती थी, वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करने का कार्य करते थे। आपको ये पता ही होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, उन्होंने अपने सभ्यता के विकास जो है वो सिंधु नदी के नजदीक किया, ताकि पानी की जो आवश्यकता है वो इजीली जो है वहां से पूरी कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, जो सिंधु नदी थी और वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो वहां पर हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ का जो पानी होता था, ठीक है, मतलब बाढ़ हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ के थ्रू बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है, मतलब रोड के जो है लेके आती थी और जब बाढ़ का पानी चला जाता था तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वहीं पर अपनी फसलों की बुझाई करते थे। नवंबर महीने में वे गेहूं और जौ की बिजाई करते थे, यानी बाढ़ के जाने के उपरांत। और जब अगली बाढ़ आने से पहले यानी अप्रैल महीने में वो इसकी कटाई कर देते थे। इसके अलावा राई की खेती भी की जाती थी और मटर की खेती भी की जाती। बात करें कपास की खेती की, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, कपास की खेती जो है सबसे पहले वहीं पर शुरू की गई थी। इसीलिए जो यूनान के लोग थे, इन्होंने इसका नाम रखा सिंडन। ठीक है, यूनान के लोगों ने इसे सिंडन के नाम से पुकारा। अब बात करते हैं पशुपालन की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी पशुपालन का कार्य करते थे, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर आदि जानवरों को वो पालते थे। इसके अलावा कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, इनके पैरों के निशान पाए गए हैं। इनके पैरों के निशान पाए गए हैं, जिससे ये प्रूफ होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे कुत्ता और बिल्ली पालने का कार्य भी करते थे। ठीक है, और अब अगर हम बात करते हैं इनके प्रिय, सबसे प्रिय जो है जानवर की, सबसे प्रिय जो जानवर था इनका, वो है कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। अगर हम छोटे जानवरों की बात करें, छोटे जानवरों में छोटे जानवरों में तोता, समुद्री कछुआ, गिलहरी, गिलहरी, मुर्गी, ठीक है, इनको भी जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पालने का कार्य करते थे। तोता, समुद्री कछुआ, गिलहरी और मुर्गी। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल, इन तीनों से कोठार पाए गए हैं। कोठार का अर्थ होता है, आज की कोठार का अर्थ होता है गोडाउन्स। ठीक है, तो इन तीनों से गोडाउन्स पाए गए हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में अनाज उपलब्ध होता था, जिसके थ्रू वो जो है व्यापार करते थे, यानी कि अन्य देशों में भी अनाज को भेजा जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वहां से कुछ मिट्टी की मोहरें भी पाई गई हैं।
मिट्टी की मोहरें भी पाई गई हैं, जिससे पता चलता है व्यापार करने के लिए वे मोहरों का भी इस्तेमाल करते थे। अगर बात करें विनिमय की, विनिमय का अर्थ होता है लेन देन करना। जैसे आज भी हमारे जो देश हैं, जैसे आज भी कई देश जो हैं आपस में व्यापार करने के लिए जो है अपने देश में बने हुए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, अलग अलग देशों में भेजते हैं और व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वहां पर भी जो है विनिमय यानी कि लेन देन का कार्य किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक है। और जो मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया से जो है कुछ लेख मेसोपोटामिया से कुछ लेख पाए गए हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं हड़प्पा के साथ उनका व्यापार अ, जिससे हमें ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो हड़प्पा से व्यापार करते थे। ठीक है। तो मेसोपोटामिया से जो लेख प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे और मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये दोनों आपस में व्यापार करने का कार्य करते थे, लेन देन का कार्य करते थे। ठीक है। और यहाँ से कुछ और वो जो है अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार करने के लिए जो है बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे, जहाजरानी का इस्तेमाल करते थे। ऐसी 10 बंदरगाहों के हमें नाम प्राप्त हुए हैं, जैसे सुतकांगेडोर, सुतकाको, लोथल, डाबरकोट, बालाकोट, मुंडीगाक, मालवान, मुंडीगाक, मालवान, मेघम, भागतराव, प्रयास, पाटन। ये 10 बंदरगाहों के नाम हैं जिनसे वे व्यापार करने का कार्य करते थे। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मोहरों की। मोहर हड़प्पा संस्कृति की सबसे उत्तम जो है कलाकृतियों में से मोहर जो है सबसे प्रमुख है और अब तक 200 जो है मोहरें प्राप्त की गई हैं। ठीक है। 200 सील भी हम कह सकते हैं, सील का अर्थ मोहरे होता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और ये जो मोहरे हैं इनका इस्तेमाल उच्च वर्ग के लोग जो हैं अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो जायदाद है या निजी संपत्ति है उसको चिन्हित करने के लिए या फिर उसे पहचानने के लिए जो है करते थे। और इनकी जो मोहरें प्राप्त हुई हैं इन पर कई प्रकार के जो है लेख भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस पर जो है अन्य जानवरों की जो आकृतियां भी पाई गई हैं। ठीक है। जैसे कि भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, ज्यादातर एक श्रृंगी जानवर की आकृतियां पाई गई हैं। एक श्रृंगी जानवर का क्या होता है, जिसके एक सींग हो, जिस जानवर का एक सींग हो। ठीक है। तो इस प्रकार के जानवर की जो आकृतियां ज्यादातर इनकी मोहरों पे पाई गई हैं और जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी से बनी हुई हैं, सेल खड़ी। ठीक है। सेल खड़ी से निर्मित है। इसके अलावा जो इनकी मोहरें हैं वो आयताकार और वर्गाकार अधिकतर इस शेप्स में पाई गई। तो आपको यहाँ पे ये चीजें जो मेन टॉपिक है सेल खड़ी से इनकी जो मतलब मोहरें वो पाई गई हैं, निर्मित है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जून 2016 में जो है एग्जाम में आया था। तो ऐसे जो पॉइंट्स है आपको अच्छे से लर्न करने हैं। सिंधु प्रदेश में जो है कई मृण मूर्तियां पाई गई हैं जो कि टेराकोटा से बनाई गई हैं। टेराकोटा टेक्निक कौन सी होती है, जब आग में पक्की मिट्टी को जब आग में पकाकर
कोई चीज बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो सिंधु प्रदेश में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है आग में पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो या तो खिलौने बनाने के लिए या फिर जो है कुछ मूर्तियां बनाने के लिए, किसी देवी देवता की जो मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इनकी जो मोहरें हैं वहां पे पुरुष और स्त्रियों का भी जो है चित्र अंकन किया गया है। पुरुषों की तुलना में जो स्त्री है उनका चित्र कुछ ज्यादा ही मात्रा में जो है अंकन किया गया है और इसमें जो है दो प्रकार की जो मोहरें होती थी, उच्च वर्ग की मोहरें और निम्न वर्ग की मोहरें। जो उच्च वर्ग की मोहरें होती थी उन्हें जो है उच्च वर्ग के शासक जो वर्ग के जो लोग थे वही इस्तेमाल करते थे और जो निम्न वर्ग की मोहरें होती थी उनका इस्तेमाल जनसाधारण यानी कि आम जो लोग थे वही इनका इस्तेमाल करते थे। यहाँ इनकी जो मूर्तियां थी बहुत ही दक्षता से बनाई जाती थी, बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाई जाती थी। अब बात करते हैं मृदभांड की। मृदभांड, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में जो है मिट्टी के बर्तन बनाना एक प्रमुख व्यवसाय था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बर्तन बनाने के लिए सिंधु मिट्टी, सिंधु की जो मिट्टी थी यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनमें मिट्टी के बर्तन बनाने का जो व्यवसाय था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता था और वो लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का इस्तेमाल करते थे और इसी के साथ वो अभ्रक का इस्तेमाल करते थे प्लस इसमें चूना ऐड करके, चूना, ये तीनों चीजों के मिश्रण से वो क्या है मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वो अपने मिट्टी के बर्तन में वो अपने मिट्टी के बर्तन का 3/4 भाग ही जो है चित्रित करते थे जिसमें चित्र बनाए जाते थे और चित्र में क्या क्या वो लिखते थे, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, मत्स्य शलक, मत्स्य शलक, इसके अलावा शंकु, त्रिकोण, लहराती रेखाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है चित्रित की जाती थी। मोहनजोदड़ो से कनखंजूरे का अंकन, मोहनजोदड़ो से कनखंजूरे का अंकन प्राप्त हुआ है। इसी के साथ एक बर्तन पर नाव का चित्र प्राप्त हुआ। लोथल से एक बर्तन प्राप्त हुआ है जिसमें बारहसिंगे को पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई दिया है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से पीपल की पत्तियां प्राप्त हुई हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से मिट्टी की बड़ी बड़ी थालियां प्राप्त हुई हैं। तो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो उनकी मोहरें हैं, टोटल 200 जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वहां से जो है 200 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें भैंस, बाघ, बकरी और हाथी और एक श्रृंगी जानवर की जो है आकृतियां छपी हुई हैं जिसमें एक श्रृंगी जो जानवर है उसकी आकृतियां बहुत अधिक संख्या में पाई गई हैं
जो कि सेल खड़ी से निर्मित है। ये जो मोहरे हैं, ठीक है, ये सेल खड़ी से बनी हुई हैं और ज्यादातर वर्गाकार और आयताकार जो है ये मोहरे पाई गई हैं। उसके बाद बात आती है मृदभांड की। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसमें प्रमुख व्यवसाय जो है मिट्टी के बर्तन बनाना था और वो बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, प्लस अभ्रक और प्लस चूने का इस्तेमाल करते थे। इन तीनों के मिश्रण से जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिसमें से 3/4 भाग जो है चित्रित किया जाता था। कोई भी अब तक ऐसा बर्तन नहीं मिला है जो पूरा ही चित्रित किया गया हो। और चित्र में वो क्या क्या अंकन करते थे? अर्धचंद्र, मत्स्यशलक, शंकु, त्रिकोण, लहराती रेखाएं। जैसे एक हम घड़े को देखते हैं उसमें जो लहराती रेखाएं होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वो मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। मोहनजोदड़ो से जो है कनखजूरे का अंकन जो है मिला है और एक बर्तन पर नाव का चित्र भी जो है हमें देखने को मिलता है। लोथल से जो बर्तन प्राप्त हुआ है उसमें 12 सिंगे को पेड़ के नीचे दिखाया गया है। सुरकोटड़ा से पीपल की पत्तियां प्राप्त हुई हैं और आलमगीरपुर से मिट्टी की बड़ी-बड़ी थालियां प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा इतिहास है वो वहां से प्राप्त कुछ अवशेषों, बर्तनों और जो भी वस्तुएं वहां से प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर जो है लिखा गया है। क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए उसकी जो भाषा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। इसी प्रकार से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसे अभी तक पढ़ा तो नहीं जा सका है, लेकिन उसकी जो लिपि थी किस प्रकार की थी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि आधुनिक अरबी भाषा है। कुछ लिपियां जो है कुछ जो है लिपियां लेफ्ट टू राइट भी लिखी गई हैं, ठीक है। इसकी का सबसे पुराना जो नमूना है, सबसे पुराना नमूना 1853 में पाया गया। इसके अलावा 1923 ईस्वी में ये लिपि जो है पूरी तरह से प्रकाश में आ गई, ठीक है। पत्थर की मोहरें और अन्य वस्तुओं पर लगभग 4000 मोहरें पाई गई हैं और इसकी जो मोहरें थी वो ज्यादातर आयताकार, बेलनाकार, घनाकार तथा वर्गाकार आकार की पाई गई हैं। इनकी मोहरों पर 250 से 400 चित्राक्षर पाए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो लिपियां हैं वो किस बात का सूचक है? ध्वनि, भाव, वस्तु, अक्षर। हड़प्पा के जो लेख हैं वो इतने लंबे नहीं हैं जितने कि मिस्र और मेसोपोटामिया के जो लेख हैं। S.R. राव ने सिंधु घाटी की जो भाषा है उसे आद वैदिक भाषा माना है, आद वैदिक भाषा माना है। इसी प्रकार फादर हिरांस व टीब्रो ने इसे आद द्रविड़ियान भाषा माना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि आधुनिक अरबी भाषा की लिपि होती है। कुछ मोहरे जो है लेफ्ट टू राइट लिपि की भी पाई गई है और सबसे पुराना जो है इस लिपि का नमूना जो है 1853 ईस्वी में पाया गया था, जबकि 1923 ईस्वी में पूरी तरह से ये लिपि प्रकाश में आ गई थी। वहां से 400 यहाँ से 4000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो इनकी जो मोहरें हैं वो आयताकार, बेलनाकार, घनाकार और वर्गाकार आकार की हैं। इनकी जो मोहरें हैं उस पर 250 से 400 चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं और ये जो मोहरें हैं इनकी जो भाषा है उस पे हमें किस बात का इसकी जो लिपि है वो किस बात की प्रतीक है, जिससे हमें इसकी ध्वनि के बारे में पता चलता है।
भाव के बारे में पता चलता है, वस्तु के बारे में पता चलता है और अक्षर के जो बनावट है उसके बारे में पता चलता है। इसी के साथ ही एस.आर. राव ने जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे आदि वैदिक भाषा का नाम दिया है, जबकि फादर हिरांस और टी ब्रो ने इसे आदि द्रविड़ियन भाषा माना है। सिंधु घाटी की जो भाषा थी उसकी जो नगर योजना है वो किस प्रकार की थी उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ताकि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसमें जो भवन बनाए जाते थे वो एक जाल की तरह बनाए जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो है 3 प्रकार के फर्श बनाए जाते थे, एक मिट्टी को कूटकर, कच्ची मिट्टी को बिछाकर और पक्की मिट्टी का इस्तेमाल करके। इस हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दीवारों की चुनाई में ईंटों का इस्तेमाल करते थे। दीवारों की चुनाई में ईंटों का इस्तेमाल करते थे और इस टेक्निक को कहते थे इंग्लिश बांध पद्धति। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे दीवारों की चुनाई के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते थे और इस टेक्निक को कहते थे इंग्लिश बांध पद्धति। ये लोग नालियों में चूने और जिप्सम के मिश्रण का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दीवारों की चुनाई के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम इंग्लिश बांध पत्ती के नाम से जानते हैं, और इनकी जो नालियां थी उसमें चूने और जिप्सम का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इसकी जो नगर जो निर्माण है वो इस प्रकार का था जैसे कि कोई जाल हो, जिसमें अब बात करते हैं स्तंभों की। हड़प्पा सभ्यता के जो स्तंभ थे, पिल्लर जिसको हम कहते हैं, स्तंभों का आकार जो था वर्गाकार, चतुर्भुजाकार तथा ढलवा आकार का था। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी होगी। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत